एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनी टाइम नर्सिंग। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि अभी राजस्थान सीएचओ की वैकेंसीज निकली हुई हैं और उनका एग्जाम कभी भी हो सकता है। वैसे कोई टेंटेटिव डेट अभी आई नहीं है, बट ऐसा माना जा रहा है कि मे बी अक्टूबर तक उसका एग्जाम हो जाए। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर जो है हम उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो हमारा पैटर्न होगा वीडियोस का, उसमें हम है कि जो भी सिलेबस सीएचओ का दिया हुआ है, हम उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर प्रिपरेशन करेंगे। उससे रिलेटेड मैं टाइम टू टाइम वीडियोस को यहाँ पर अपलोड करूंगी। आज जो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, वो है बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये फर्स्ट टॉपिक जो दे रखा है सिलेबस में, उससे रिलेटेड हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर उन टॉपिक के साथ साथ में मैंने प्रीवियस ईयरली जो भी सीएचओ के एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी इंक्लूड करा है, ताकि आप लोगों को एक पैटर्न पता चल जाएगा कि सीएचओ के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप का उसको आपको अटेम्प्ट करना है। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं सुपर एक्टिव रहती हूँ, जहां पे अगर आपको कोई क्वेरीज है तो मैं इसका इजीली आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है सेल, टिश्यूज और लिम्फ, उसको डिस्क्राइब करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे सेल के बारे में कुछ देख लेते हैं। ठीक है, जो सेल होता है, मतलब कि हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जो सेल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर दो चीजें होती है, जैसे कि ये सेल है। ठीक है, इस सेल के अंदर ये जो पोर्शन है ये है न्यूक्लियस। ठीक है, और आउटर पोर्शन ये जो है ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो अब हम इसी को देखते हैं कि सेल स्ट्रक्चर के अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है उसका लिक्विड पार्ट और दूसरा होता है उसके अंदर ऑर्गेनेलीज। ठीक है, ये जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, इसके अंदर एक तो लिक्विड होगा और दूसरा जितनी भी ऑर्गेनेलीज है वो भी कहाँ प्रेजेंट होगी, इस साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, जो लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं साइटोसोल। ठीक है, क्या बोलते हैं, साइटोसोल। ठीक है, और ऑर्गेनेलीज की अगर हम बात करें, ठीक है, कि इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेलीज है वो दो तरह की होती है, एक तो जिन पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और एक जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, मींस एक पे तो कवरिंग प्रेजेंट है पर एक के ऊपर कवरिंग नहीं है। ठीक है, अब कवरिंग भी जो है वो भी दो तरह से हो सकती है ना, जैसे कि ये कोई ऑर्गन है, ठीक है, इसके ऊपर या तो सिंगल कवरिंग है, ठीक है, या डबल कवरिंग है, दो तरह की कवरिंग हो सकती है। तो मेम्ब्रेन वाले में एक तो आते हैं सिंगल मेम्ब्रेन और एक आते हैं डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन कौन सी, सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन जो होता है वो कौन सा ऑर्गेनेली होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और जो सिंगल मेम्ब्रेन वाले होते हैं वो होते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम सेकंड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और थर्ड होता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी। ठीक है, और जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो कौन से होते हैं, राइबोसोम्स और सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स। ठीक है, तो देखिए सेल के स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, अब साइटोप्लाज्म में दो चीजें होंगी, या तो लिक्विड पार्ट होगा और ऑर्गेनेली। लिक्विड के अंदर, लिक्विड वाले पार्ट को तो हम बोलेंगे साइटोसोल, और ऑर्गेनेलीज जो है मतलब उसके अंदर जो ऑर्गन है उनमें या तो मेम्ब्रेन होगी या मेम्ब्रेन नहीं होगी।
ठीक है। मेम्ब्रेन नहीं होगी वो कौन से ऑर्गन है, राइबोसोम्स और सेंट्रोसोम्स, ठीक है। और जिन पे मेम्ब्रेन होगी तो या तो सिंगल मेम्ब्रेन होगी या डबल मेम्ब्रेन होगी। तो डबल मेम्ब्रेन तो किस पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया पे, और सिंगल मेम्ब्रेन किस पे होती है, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी पे, ठीक है। इतना क्लियर है। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस की अपनी मेम्ब्रेन होगी जिसको बोलेंगे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है। एक होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, और एक होगा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है। इतनी चीजें इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जो है हम थोड़ा इसका डिटेल स्टडी जो है उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हम टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं सेल, टिश्यू एंड लिम्फ से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जो भी यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके साथ साथ में, उस आंसर के साथ में हम यहाँ पर थोड़ा बहुत उसको डिस्क्राइब भी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी के फादर किसको बोला जाता है, आंसर है इसका रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो देखिए रॉबर्ट हुक जो है ना, उन्होंने सेल को फाइंड आउट किया था ट्री के बार्क में, बार्क ऑफ द ट्री, ठीक है। बार्क ऑफ द ट्री ये क्या होता है, जो पेड़ का तना होता है उसके ऊपर जो उसके ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको बार्क बोला जाता है। उसके अंदर सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था, सेल को फाइंड आउट किया गया था, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। और वो उन्होंने करा था 1665 के अंदर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल पार्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ द सेल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, साइटोसोल को, ठीक है। अच्छा देखिए साइटोसोल क्या होता है, ये जैसे कि सेल है ना, इस सेल का ये न्यूक्लियस है, तो ये जो पोर्शन बाहर बच गया है, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोला जाता है साइटोसोल, ठीक है। इसीलिए इसको वॉल्यूम ऑफ द सेल भी बोला जाता है, और साथ में इसको फ्लूइड इनसाइड सेल भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, फ्लूइड इनसाइड सेल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, फ्लूइड इनसाइड सेल, साइटोप्लाज्म, वॉल्यूम ऑफ सेल, ये सारे जो है ये एक ही है, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिए, जो ये जो साइटोसोल है इसके अंदर 90% जो वाटर होता है, ठीक है, वो किस 90% क्या होता है, वाटर होता है। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस दे रखा है बीच वाला पोर्शन, ये जो है ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये साइटोसोल क्या करता है, इसका जो 90% वाटर होता है इस न्यूक्लियस को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इस न्यूक्लियस को ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और कैसे प्रोवाइड करता है, शॉक एब्जॉर्बर के फॉर्म में, मतलब कि अगर कोई सडन शॉक आ गया तो उसको ये साइटोसोल जो होता है वो क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि साइटोसोल का एक्चुअली जो फंक्शन है वो क्या है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे जो हम सेल देख रहे हैं, ये वाली सेल जो है, ये सेल, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस सेल के सराउंडिंग में क्या होती है, बाहर की तरफ है ना, एक क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे हम, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। या फिर हम उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो अच्छा देखिए, ये जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या करता है, सेपरेट करता है, क्या करता है, सेपरेट करता है किस किस को, ECF एंड ICF, मींस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से क्या करता है, सेपरेट करता है। कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है, ठीक है। ऑल्सो ये क्या करता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये प्रोटेक्शन की तरह भी काम करेगा, ठीक है। आउटर कवरिंग है इसलिए क्या करेगा, प्रोटेक्शन का भी काम करेगा, ठीक है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा होता है प्रोटीन,
फिर होता है लिपिड, और फिर होता है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग हो गई सेल की, वो ECF और ICF को सेपरेट करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, और वो लिपिड, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच सेल ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, सेल का कौन सा ऑर्गन है जो प्रोटीन सिंथेसिस को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आंसर है राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो अच्छा देखिए यहाँ पे अब हम थोड़ा सा राइबोसोम को देखते हैं। राइबोसोम जो होता है ये स्मॉलेस्ट ऑर्गन होता है सेल का, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन होगा। इसमें क्या होता है, ये प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ठीक है, इसको बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ठीक है, क्योंकि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, इसलिए इसमें प्रोटीन भी क्या होगा? ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो इसको बोला गया है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ठीक है, ये क्या होता है, इसको इंजन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। देखो प्रोटीन जो है हमें पता है एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इंजन ऑफ द सेल। ठीक है, अच्छा ये जो होता है कौन? राइबोसोम, ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और किसके अंदर प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इन दोनों के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसीलिए इसको ऑर्गेनली विद इन ऑर्गन भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? ऑर्गेनली विद इन द ऑर्गन। ठीक है, तो देखिए राइबोसोम के लिए क्या ध्यान रखना, एक तो ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन है, प्रोटीन फैक्ट्री है, इसको इंजन ऑफ द सेल भी बोला जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको ऑर्गेनली विद इन द ऑर्गन भी बोला जाता है। ठीक है, विच सेल ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन के लिए कौन सी सेल ऑर्गेनली रिस्पॉन्सिबल होती है? करेक्ट आंसर है सेंट्रोसोम। ठीक है, जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखिए सेंट्रोसोम्स के बारे में अगर हम देखें तो इसको स्टार लाइक ऑर्गन भी बोला जाता है, मीन्स ये एक तारे की तरह दिखता है। ठीक है, इसलिए इसको स्टार लाइक ऑर्गन भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनली इज कॉल्ड सेल इनसाइड द सेल। ठीक है, कि एक सेल के अंदर दूसरी सेल है, ये कौन से सेल ऑर्गेनली को बोला जाता है? आंसर है इसका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल इनसाइड सेल बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ बात करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा है कि इसको डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये कैसी है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको पावर हाउस बोला जाता है सेल का, इसको क्या बोला जाता है? पावर हाउस, क्योंकि ये एटीपी का सिंथेसिस करता है। ठीक है, क्या करता है? एटीपी जो होती है उसको सिंथेसाइज करता है। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है किसका? सेल का, ऑर्गन ऑफ द सेल। ठीक है, सेल का सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है उसके अंदर एटीपी का क्या होता, एटीपी का रोल होता है। ठीक है ना, जो ग्लाइकोलाइसिस वगैरह जो बनता है ये सब, और वो किसकी हेल्प से होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक ड्रग्स। ठीक है, जो भी टॉक्सिक हार्मफुल ड्रग्स होती है उसके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सी सेल ऑर्गेनली रिस्पॉन्सिबल होती है? आंसर है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम राइबोसोम्स के अकॉर्डिंग बात करें कि ये सेल है और इसके ऊपर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए अगर हम राइबोसोम्स के अकॉर्डिंग बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक किसको बोलते हैं? जिसमें ये जो राइबोसोम्स है वो प्रेजेंट नहीं है तो हम बोलते हैं स्मूथ। और अगर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है सेल के ऊपर इस तरह से तो ये क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है। जो स्मूथ की अगर हम बात करें तो स्मूथ जो होता है इसमें एक तो चीज हमने क्या देखी कि राइबोसोम्स एब्सेंट है। राइबोसोम्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और ये लिपिड का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, किसका करते हैं? लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक होता है इसमें राइबोसोम क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे और ये क्या करेगा? प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ठीक है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है इसके बारे में ध्यान रखना, दो इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एक होता है रफ। ठीक है। स्मूथ तो लिपिड का सिंथेसिस करेगा और रफ वाला प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। ठीक है, सेल का सुसाइडल बैग किसको बोला जाता है? करेक्ट आंसर है लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है। अच्छा देखिए, अगर हम लाइसोसोम्स की बात करें तो लाइसोसोम्स जो होते हैं ना ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है सेल का। ठीक है, कैसा ऑर्गन होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द सेल। ठीक है। और देखिए एक और चीज, इसको हम क्या बोल रहे हैं? सुसाइडल बैग्स। क्यों बोल रहे हैं? कि लाइसोसोम्स के अंदर डिफरेंट क्या होते हैं? 50 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? अलग अलग तरह के 50 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और वो कैसे होते हैं? उनका नेचर होता है एसिडिक। ठीक है। अब अगर ये एसिडिक है तो ये क्या करेगा? जितने भी फॉरेन पार्टिकल हैं, जितने भी फॉरेन पार्टिकल है सेल के अंदर उनको क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है। अब डिस्ट्रक्शन को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस। तो ये तो नॉर्मल मैकेनिज्म हो गया कि फॉरेन पार्टिकल आया और उसको क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया, और उस प्रोसेस को हमने बोला फेगोसाइटोसिस। पर कभी कभी क्या होता है कि ये जो एंजाइम्स है, ये जो 50 एंजाइम्स है, ये कभी कभी ओवर रिलीज हो जाते हैं। ठीक है ना, मीन्स अनकंट्रोल्ड अगर रिलीज हो जाता है, क्या हो जाता है? अनकंट्रोल्ड रिलीज हो जाने पे क्या करता है? ये पूरी की पूरी सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। पूरी सेल को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसीलिए लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, कि खुद से ही खुद को मार रहा है। ठीक है, और कैसे मार रहा है ये सारा प्रोसेस हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेली स्टोर्स द प्रोटीन विद इन द सेल। ठीक है, कि सेल के अंदर प्रोटीन कौन स्टोर करके रखता है? आंसर है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करता है? सेल के अंदर प्रोटीन का स्टोरेज करके रखता है। ठीक है, और साथ साथ में ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ये होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर द राइबोसोम फॉर्मेशन। जो राइबोसोम्स होते हैं उसका फॉर्मेशन भी कौन करता है? गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स के फॉर्मेशन के अंदर। तो ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन को स्टोर कौन करता है? गोल्जी बॉडी करती है, और गोल्जी बॉडी राइबोसोम्स का फॉर्मेशन भी करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल के न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर करा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। आंसर है रॉबर्ट ब्राउन। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। विच इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, आंसर है इसका थोरेसिक डक्ट। जो थोरेसिक डक्ट होती है वो हमारी बॉडी की क्या होती है? लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट होती है। अगर हम इसके लेंथ की बात करें, ठीक है, थोरेसिक डक्ट के लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ जो होता है वो होता है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर तक का क्या होता है? इसका लेंथ होता है। ठीक है। क्वेश्चन,
हु इज द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी का फादर किसको बोला गया है? आंसर है मेरी या मारी फ्रैंकोइस बिचेट। ठीक है, मारी फ्रैंकोइस बिचेट, उनको बोला गया है फादर ऑफ द हिस्टोलॉजी। ठीक है, और अगर हम हिस्टोलॉजी की बात करें तो हिस्टोलॉजी क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ द टिश्यूज। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द टिश्यूज को क्या बोला जाता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ द टिश्यूज को बोला जाता है हिस्टोलॉजी। ठीक है, अच्छा देखिए, यहाँ पे हम लिम्फेटिक डक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो हम थोड़ा सा लिम्फेटिक ऑर्गन के बारे में भी देख लेते हैं। किसके बारे में? लिम्फेटिक ऑर्गन के बारे में। ठीक है, तो दो तरह के लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं, एक होता है प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन और एक होता है सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी के अंदर तो आता है रेड बोन मेरो और थाइमस ग्लैंड, और सेकेंडरी के अंदर आता है लिम्फ नोड्स और स्प्लीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिम्फेटिक ऑर्गन्स दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आता है रेड बोन मेरो और थाइमस, और सेकेंडरी में आता है लिम्फ नोड और स्प्लीन। ठीक है, जो लिम्फ नोड होते हैं उनको ट्रैफिक पुलिसमैन भी बोला जाता है, और जो स्प्लीन होती है वो लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा टिश्यूज, अबंडेंट मीन्स सबसे ज्यादा टिश्यू कौन से होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं। अच्छा देखिए, अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसका फंक्शन क्या है? कनेक्ट करना। ठीक है, कनेक्ट करेगा किसको? कनेक्ट करेगा दो बॉडी ऑर्गन्स वगैरह जो होंगे उनको कनेक्ट करेगा। तो एक तो इसका फंक्शन क्या हो गया? कनेक्शन, और सेकंड इसका फंक्शन हो गया सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ द टिश्यूज मेक द इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज? ठीक है, जो भी हमारी बॉडी की कैविटीज है या जो होलो ऑर्गन्स है उसके अंदर कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं? आंसर है उसका एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं एक्चुअली ये सुपरफिशियल पार्ट और इनर लाइनिंग्स जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिए एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एक तो सुपरफिशियली प्रेजेंट होंगे, इनर लाइनिंग्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, और उसके बाद में क्या होता है? ये क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये कैसे होते हैं? एवेस्क्युलर, मतलब इनकी कोई अपनी ब्लड सप्लाई नहीं होती है। किसकी? एपिथेलियल जो टिश्यूज होती है इनकी अपनी ब्लड सप्लाई नहीं होती है, बट उनकी अपनी नर्व सप्लाई होती है। एवेस्क्युलर बट ओन नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई नहीं है बट इनकी अपनी नर्व सप्लाई होती है। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है एपिथेलियल टिश्यूज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन टू बोन आर कनेक्टेड विथ। ठीक है, कि दो बोन्स जो होती है आपस में किससे कनेक्ट होती है? आंसर है लिगामेंट्स। ठीक है, किससे कनेक्ट होती है? लिगामेंट से कनेक्ट होती है। अच्छा देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कनेक्टेड विथ, है ना, कनेक्शन की बात हो गई, तो कनेक्शन की बात यहाँ पे हमने किस में देखी? कनेक्टिव टिश्यूज में भी। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी चीज देखते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ना, कौन से? कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर अलग अलग चीजें देखते हैं। फर्स्ट जो है उसमें जो होता है वो होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यूज। कैसे होते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यूज। सेकंड होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। थर्ड होता है कार्टिलेजेस। फोर्थ इसके अंदर आते हैं बोन, और लास्ट होता है लिक्विड। ठीक है,
जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, नाम से पता पड़ रहा है कैसे होंगे, लूज होंगे, सॉफ्ट होंगे, स्पॉन्जी होंगे, ठीक है। इसके अंदर जो एडिपोज टिश्यूज और एरियोलर टिश्यूज जो होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। कौन से टिश्यूज, एडिपोज एंड एरियोलर, ये दोनों टिश्यूज किस में इंक्लूड होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यूज में। सेकेंड आता है डेंस कनेक्टिव, इसके अंदर एक आता है लिगामेंट, एक आता है टेंडन और एक आता है फासी। फासी लिगामेंट तो होते हैं बोन टू बोन, टेंडन्स होते हैं बोन टू मसल, और फासीज क्या करते हैं, मसल टू मसल। इसका मतलब है बोन टू बोन कनेक्ट होते हैं लिगामेंट से, बोन टू मसल कनेक्ट होते हैं टेंडन से, और मसल टू मसल कनेक्ट होते हैं फासी से, ठीक है। और अगर हम कार्टिलेजेस की बात करें तो मोस्टली दो तरह के कार्टिलेज होते हैं, एक होता है इलास्टिक कार्टिलेज और एक सेकेंड होता है इसमें हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, द मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज इन द बॉडी, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। सबसे ज्यादा कार्टिलेज कौन सा प्रेजेंट होगा, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। तो देखिए अगर हम इलास्टिक कार्टिलेज की बात करें तो इलास्टिक नाम से ही पता पड़ रहा है कैसा होगा, इलास्टिसिटी मींस कैसा होगा, ये फ्लेक्सिबल होगा, एक तो ये चीज हो गई, ठीक है। और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ईयर पिन्ना, कहाँ प्रेजेंट होगा, ईयर पिन्ना में। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस में भी कौन सा कार्टिलेज होगा, इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। ऑडिटरी कैनाल जो होगा उसमें भी इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जो हाइलिन कार्टिलेज होता है ये वीक होता है, कैसा होता है, वीकेस्ट होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट भी होता है, एक तो वीक होगा और दूसरा कैसा होगा, ये ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस होता है इसका मीन, ठीक है, मतलब कि पारदर्शी अपीयरेंस होगा इसका, ठीक है। और एक चीज हमने देख ली कैसा है, मोस्ट अबंडेंट, कि सबसे ज्यादा तो यही होगा, कैसा, अबंडेंट। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, एक होगा ये टिप ऑफ द नोज, फिर ये प्रेजेंट होता है जॉइंट्स में, ठीक है। और प्रेजेंट होता है ये स्टर्नम, स्टर्नम, रिब्स, लैरिंग्स, इन सब में भी क्या प्रेजेंट होता है, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। ये ध्यान रखना टिप ऑफ द नोज जो है उसमें कौन सा कार्टिलेज होता है, हाइलिन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो होता है हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है, तो हम जो है बेसिक से स्टार्ट करें, इसीलिए आज हमने सेल, टिश्यूज और लिम्फ की बात करी है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैंने उन क्वेश्चंस के साथ साथ में आपको थोड़ा सा उसके डिटेल में भी बता दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स, ठीक है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचेंगे कि ये तो बहुत इजी है, नंबर तो पता ही होता है ना कि बोन्स कितनी है, मसल्स कितनी है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नंबर्स याद नहीं रहते हैं। तो हम जो अब जो वीडियो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं CHO के लिए, जिसमें हम सिलेबस वाइज उसको कवर कर रहे हैं, तो हर वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे ही फिगर्स और नंबर्स जो होंगे उनको लेके आएंगे, वो ज्यादा नहीं 8 से 10 ही होंगे, ताकि इजीली क्या होगा, आप उसको याद कर पाए, धीरे धीरे आपको टाइम मिल जाएगा और आप उसे अच्छे से याद कर पाएंगे। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ बोन्स कितना होता है, 206, 206। नंबर ऑफ मसल कितना होता है, 639। नंबर ऑफ मिल्क टीथ, मिल्क टीथ मतलब दूध के दांत जो बोलते हैं, वो कितने होते हैं, 20। नंबर ऑफ रिब्स कितनी होती है, 24, बट अगर पेयर में पूछा है तो क्या होंगी, 12 पेयर्स, ठीक है। pH of the blood 7.35 to 7.45। नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन द स्पाइन, स्पाइन में वर्टिब्रास कितनी है, 33। नंबर ऑफ बोन्स इन द मिडल ईयर कितनी है, 6, मीन्स बोथ ईयर की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। एक ईयर के अंदर 3 है तो दोनों में मिला के कितनी हो गई, 6। नंबर ऑफ बोन्स इन द फेस कितनी है, 14। नंबर ऑफ बोन्स इन द स्कल 22 एंड नंबर ऑफ बोन्स इन द चेस्ट 25।
5। ठीक है, इतनी सी है, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और देखेंगे तो आपको धीरे धीरे इजीली लर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये सारा पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस वो हैं जो ऑलरेडी सीएचओ के पेपर हो चुके हैं, यूपी के अंदर, एमपी के अंदर, वहां पर इनको पूछा गया है। तो यहाँ पर हम उन्हीं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द क्लिनिकल साइन सीन इन द टीटेनस। ठीक है, टीटेनस के अंदर कौन सा क्लिनिकल साइन देखा जाता है? तो देखिए, जो टीटेनस होता है इसके अंदर होता है सबसे मेन मसल्स रिजिडिटी। ठीक है, क्या होता है? मसल्स रिजिडिटी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला कॉप्लिक स्पोर्ट्स। ठीक है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, मैंने वहां पर कॉप्लिक स्पोर्ट्स के बारे में ऑलरेडी डिटेल में बताया हुआ है कि वो कौन सी डिजीज में प्रेजेंट होते हैं और उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ठीक है, तो कॉप्लिक स्पोर्ट्स जो होते हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं? मीजल्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है सूडो मेम्ब्रेन, मीन्स कोई फॉल्स मेम्ब्रेन बनना। तो टीटेनस में तो मसल्स का है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। नेक्स्ट है ओपिस्थोटोनस। ओपिस्थोटोनस जो है ये एक तरह की पोजीशन होती है। क्या होती है? पोजीशन होती है। ठीक है, और लास्ट है हाइड्रोफोबिया, मीन्स फियर ऑफ द वाटर, पानी से डर लगना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है रेबिस के अंदर। ठीक है, तो ये इसमें भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ओपिस्थोटोनस। ठीक है, मींस क्या होगा? मसल रिजिडिटी से जो पोजीशन पेशेंट की बन जाएगी उसको बोलते हैं ओपिस्थोटोनस पोजीशन। यहाँ देखिए, ये जो है ये ओपिस्थोटोनस पोजीशन है। ठीक है, पेशेंट अपने आप नहीं बना रहा है, बट उसकी मसल्स इतनी रिजिड हो चुकी हैं कि वो इस तरह की पोजीशन में आ गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। Next question, the presence of what level of urine albumin together with high blood pressure is sufficient to categorize her as having pre-eclampsia? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि एक फीमेल है, उसकी यूरिन के अंदर क्या प्रेजेंट है? एल्ब्यूमिन है, मींस प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, प्लस उसको क्या है? हाई ब्लड प्रेशर है। ठीक है, तो कितना प्रोटीन होगा जो उसको किस में कैटेगराइज करेगा? प्री एक्लेम्शिया के लिए कैटेगराइज करेगा। ठीक है, तो पहले तो देखो, हम प्री एक्लेम्शिया के अगर हम फीचर्स की बात करें तो प्री एक्लेम्शिया जो होता है इसमें क्या होता है? एक तो बीपी हो जाता है, इंक्रीज्ड बीपी। ठीक है, क्या होता है? इंक्रीज्ड बीपी। और कितना होता है? मोर देन 140 90 mm of Hg। सेकेंड, इसके अंदर होता है एडिमा। ठीक है, और थर्ड होता है प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया। ठीक है, तीन कंडीशन हो गई कि एक तो बीपी इंक्रीज होगा, एडिमा होगा, प्रोटीन यूरिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इंक्रीज बीपी। तो हाँ, इंक्रीज बीपी तो है ही। फिर है प्रोटीन यूरिया, तो प्रोटीन यूरिया भी तो है, पर यहाँ पे पूछ रहा है कितने लेवल का प्रोटीन यूरिया है। तो प्री एक्लेम्शिया को भी दो में डिवाइड करा हुआ है, एक है माइल्ड प्री एक्लेम्शिया और एक होता है मॉडरेट। जो माइल्ड प्री एक्लेम्शिया होता है इसके अंदर बीपी जो होता है वो तो होता है मोर देन 140 90, बट लेस देन कितना होता है? बट लेस देन 160 110। एक कंडीशन तो ये हो गई। सेकंड, इडिमा हो गई। और थर्ड, इसके अंदर क्या होता है? +1 और +2 कैटेगरी का प्रोटीन यूरिया होता है। प्रोटीन यूरिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना दे रखा है? +2 और ऑप्शन में दे रखा है +2। ठीक है, इसमें दे रखा है what level of urine albumin together with the high blood pressure is sufficient, मतलब इतने में ही sufficient हो गया। 3 4 5 भी होते हैं, बट यहाँ पे मिनिमम देखना है हमें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा +2। ठीक है, अगर हम मॉडरेट प्री एक्लेम्शिया की बात करें तो मॉडरेट के अंदर क्या होगा? बीपी कितना होगा? मोर देन 160 110। ठीक है, इसमें भी ओलिगोयूरिया एडिमा प्रेजेंट होगा और +3 +4 प्रोटीन यूरिया होगा।
ठीक है। इसके साथ में इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक फीचर होता है हेलप फीचर, या फिर हम बोल सकते हैं हेलप सिंड्रोम प्रेजेंट होता है। हेलप सिंड्रोम क्या होता है, H से होता है हीमोलाइसिस, E से होता है एलिवेटेड लीवर एंजाइम, ठीक है। L से होता है लो प्लेटलेट, देखो EL है ना ये, तो एलिवेटेड लीवर एंजाइम, और ये LP जो है इसका मतलब है लो प्लेटलेट, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट 24 वीक्स ऑफ द गेस्टेशन द फंडस इज एट लेवल ऑफ, ठीक है, कि गेस्टेशन का कौन सा पीरियड चल रहा है, 24th वीक है, तो फंडस कहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं लेवल के, फंडस के लेवल की, तो ये है सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है, मान लीजिए ये सिम्फाइसिस प्यूबिस पोर्शन है, ये है अम्बलाइकस, ठीक है, और यहाँ पे है जिफॉइड प्रोसेस। तो सिम्फाइसिस प्यूबिस पे होता है 12 वीक्स पे, फंडस का लेवल 12 वीक्स पे कहाँ होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस पे, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये हाफ हो गया, बिटवीन द अम्बलाइकस और सिम्फाइसिस प्यूबिस, उसके बीच में कब होगा, 16 वीक्स में फंडस कहाँ प्रेजेंट होगा, बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बलाइकस, ठीक है। फिर अम्बलाइकस की लेवल पे कब आता है फंडस, 22 to 24 वीक्स, 22 to 24 वीक्स पे फंडस कहाँ प्रेजेंट होगा, अम्बलाइकस पे, ठीक है। और फिर क्या होता है, बिटवीन द सिफॉइड प्रोसेस एंड अम्बलाइकस, इन दोनों के बीच में कब आता है वो, 28 वीक्स पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे मींस मिडवे बिटवीन अम्बलाइकस एंड सिफॉइड प्रोसेस, वो होता है 32 वीक्स पे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, एट 24 वीक्स ऑफ द गेस्टेशन द फंडस, तो 24 वीक्स पे फंडस कहाँ होता है, अम्बलाइकस की पोजीशन पे, मींस एट द लेवल ऑफ द अम्बलाइकस। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जिफॉइड प्रोसेस पे कब होगा, 36 वीक्स पे, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये जो है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना कि कौन से वीक पे फंडस जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैंड ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स टू बोन्स और कार्टिलेजेस और होल्ड्स टुगेदर, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक टफ कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो क्या कनेक्ट कर रहा है, टू बोन्स, मींस बोन टू बोन कनेक्ट कर रहा है या होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बोन टू बोन कौन कनेक्ट करता है, लिगामेंट्स, ठीक है। और बोन टू मसल कौन कनेक्ट करता है, टेंडन्स। और मसल टू मसल कौन कनेक्ट करता है, फासी, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी, लिगामेंट्स कनेक्ट द टू बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन द प्रेगनेंसी, कि पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम कौन सी होती है, ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा है हाइपरटेंशन, सेकंड है यूटीआई, थर्ड है प्री एक्लेम्शिया और फोर्थ है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रेगनेंसी के अंदर मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम मतलब एक फीमेल है जिसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसको भी प्रेगनेंसी में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा डी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, ठीक है, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ओसी, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? ए है ऑप्शन एस्ट्रोजन ओनली, सेकेंड है प्रोजेस्ट्रॉन ओनली, थर्ड होता है बोथ ऑफ दिस और लास्ट है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो देखिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एक तरह की क्या है, हार्मोनल है, ठीक है, तो लास्ट वाला ऑप्शन तो कट गया, नन ऑफ दिस, हॉर्मोन्स तो है। अब कौन से हॉर्मोन्स प्रेजेंट है? ये जो होता है ये कंबाइंड हार्मोनल होता है। कैसा होता है? कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है, इसीलिए इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बोथ ऑफ दिस मीन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंदर। अच्छा देखिए, अगर हम कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात कर रहे हैं ना, तो इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक होता है माला एन और एक होता है माला डी, ठीक है, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। इनके अंदर क्या होता है? इसके अंदर प्रेजेंट होता है लीवोनॉर्जिस्ट्रॉल, लीवोनॉर्जिस्ट्रॉल, ठीक है, और क्या प्रेजेंट होता है? इथाइल एस्ट्राडायल, इथाइल एस्ट्राडायल, ठीक है। लीवोनॉर्जिस्ट्रॉल जो होता है वो होता है 0.15 mg, कितना होता है? 0.15 mg। और एथिनाइल एस्ट्राडायल जो होता है वो होता है 0.03 mg, ठीक है। ये जो होता है ना माला डी और माला इन के जो पैकेट की बात कर रहे हैं, इसके अंदर 21 तो क्या होती है? हार्मोनल टैबलेट्स होती हैं। क्या होती है? हार्मोनल टैबलेट्स होती है। और 7 जो होती है वो होती है फेरस फ्यूमरेट, फेरस फ्यूमरेट, ठीक है। उसके अंदर मतलब फेरस फ्यूमरेट कितना बोल सकते हैं? 60 mg तक बोल सकते हैं, इतना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, ठीक है, रिकेट्स जो होता है किसकी डेफिशिएंसी से कॉज होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। तो देखिए विटामिन ए जो होता है ना वो मेनली आईज के लिए होता है, ठीक है। डी जो होता है वो बोन्स वगैरह के लिए होता है, ठीक है। जो विटामिन ई जो होता है उसको ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, ठीक है। और के जो होता है वो क्लोटिंग के लिए होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? डी, बी, विटामिन डी जो है इस विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होगा? रिकेट्स होगा, ठीक है, उससे क्या होगा? रिकेट्स की कंडीशन होगी, ठीक है। अगर हम रिकेट्स की बात करें तो रिकेट्स के अंदर बच्चे की कंडीशन कैसी हो जाएगी? एक तो होगा उसमें पिजन चेस्ट, क्या होगा? पिजन चेस्ट। सेकंड होगा उसके अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं पेक्टस कार्निएटम, पेक्टस कार्निएटम, कार्निएटम, ठीक है। नेक्स्ट उसमें हम बोल सकते हैं हैरिसन ग्रोव, हैरिसन ग्रोव, ठीक है। तो ये जो रिकेट्स की हम बात करें ना ये इन्फेंट्स के अंदर होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से इन्फेंट्स के अंदर होता है रिकेट्स। और अगर हम अडल्ट की बात करें, अडल्ट्स के अंदर कौन सी कंडीशन हो सकती है? एक हो सकती है ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया, या फिर हो सकता है ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस। ये दोनों कंडीशन अडल्ट्स में किसकी वजह से होंगी? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ठीक है। अच्छा यहाँ जो दे रखा है ना विटामिन ए डी ई के, ये ए डी ई के जो होते हैं ये किस तरह के विटामिन होते हैं? ये होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है, इनको बोला जाता है फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। और वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, वो दोनों किसके अंदर आते हैं? वाटर सॉल्युबल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड एट द टेम्परेचर ऑफ, ठीक है, कि वैक्सीन को कितने टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना चाहिए?
ऑप्शन ए है 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, बी है 2 to 6 डिग्री सेल्सियस, सी है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस और डी है 0 to 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। हमेशा ध्यान रखिएगा कि मोस्टली जितनी भी वैक्सीन होती है ना, उनको किस पे स्टोर किया जाता है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, कुछ वैक्सीन होती है जिनको फ्रीजिंग कंपार्टमेंट्स में रखा जाता है, जैसे कि ओपीवी की जो वैक्सीन होती है, मीन्स पोलियो की जो वैक्सीन होती है, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव होती है, इसलिए उसको -20 डिग्री के सेल्सियस टेम्परेचर पे भी रखा जाता है। ठीक है, तो हमारा आज का वीडियो जो है वो यहीं पर एंड होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लेकर आती रहूं। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, कीप सपोर्टिंग।